नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला नए सिरे से। आज सुबह की पहली बड़ी खबर में दिखाएंगे महिला वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम का मुंबई में कैसे हुआ जोरदार स्वागत। साथ ही देखेंगे किस तरह मुंबई में गिरी इमारत से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक की 25 बड़ी खबरें। श्रीनगर में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया गिरफ्तार। आज दिल्ली लाया जा सकता है। आतंकियों को फंडिंग के मामले में एनआईए भी कर सकती है पूछताछ। कश्मीर के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार। हाल ही में पत्थरबाज से बना था आतंकी। उधर पुंछ के लोरन में सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 किलो आईईडी बरामद। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने चीन से किया सावधान का। हिमालय के बावजूद बड़ा खतरा है चीन। पाकिस्तान को भी बताया खतरा। देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में सुधार पर जोर दिया। बिहार में महागठबंधन के भविष्य पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। उधर लालू के घर आरजेडी विधायकों की है बैठक। आज ही जेडीयू ने भी बुलाई है विधायकों की बैठक। सीएम बनने के बाद आज दूसरी बार अयोध्या जाएंगे योगी आदित्यनाथ। महंत रामचंद्र परमहंस दास की 14वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मालिकाना हक के विवादों के बावजूद रामचंद्र परमहंस की समाधि स्थल पर जाएंगे सीएम। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। देश के हर उद्योग के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी तय करने पर हो सकता है फैसला। अभी सिर्फ 51 तरह के रोजगार पर ही न्यूनतम वेतन कानून लागू है। मुंबई के घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद 15 हुई। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। पुलिस ने शिवसेना नेता सुनील शितपथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इमारत में नर्सिंग होम चलाने का आरोप। गुजरात में फिर भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ से मरने वालों की तादाद 85 हुई। पिछले 24 घंटे में केवल बनासकांठा में 10 लोगों की मौत। बाढ़ की वजह से राज्य के 26 हाईवे बंद। करीब 500 गांवों में बत्ती गुल। पीएम मोदी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। साथ ही सीएम रूपाणी भी मौजूद। 500 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी। उदयपुर और राजसमंद में गोमती और चंद्रभागा नदियां उफान पर। मारवाड़ इलाके में भी 3 दिन से हो रही जोरदार बारिश। दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में घुसा बाढ़ का पानी। करीब 14,000 गाय फंसी। फिरोजाबाद में 4 दिन पहले किडनैप हुए उद्योगपति संजीव गुप्ता के घर आया फिरौती का मैसेज। 100 करोड़ की फिरौती मांगी गई। रकम कहां और किसे देनी है ये साफ नहीं। संजीव की पत्नी ने बिजनेस पार्टनर समेत 3 लोगों पर लगाया है आरोप। आगरा में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद एक मकान में बंधक झांसी के 2 बिजनेसमैन को छुड़ाया। फायरिंग करते हुए सभी बदमाश फरार। दोनों बिजनेसमैन से 30 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इलाहाबाद में युवक पर बम फेंकने के बाद एक घर में छिपा पूर्व बीएसपी सांसद का क्रिमिनल बेटा पकड़ा गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस पर भी की फायरिंग। 3 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 2 गुटों में फायरिंग से दहशत। गोलीबारी में एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात। अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। दिल्ली के तिवारपुर में दिल्ली सरकार के डिप्टी एजुकेशन अफसर को मारी गई गोली। घायल सत्यदेव शर्मा अस्पताल में भर्ती। शर्मा की बहू के परिचित पर गोली मारने का आरोप। बहू ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। दिल्ली के गांधीनगर में दर्दनाक हादसा। खौलती चाय के बर्तन में गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। चाय बनाने के दौरान कुछ देर के लिए किचन में चली गई थी मां। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सड़क हादसे से नाराज लोगों का हंगामा। जाम छुड़ाने आए एक पुलिस वाले को जमकर पीटा। पुलिस फोर्स भेजने के बाद शांत हुए लोग। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि 2 स्टूडेंट घायल हो गए। उड़ीसा के बोकारो में कोयला खदान के पास दिखा धुएं का गुबार। जमीन से लगातार निकल रहा है धुआं। खदान में विस्फोट के साथ निकल रहा धुआं। कन्नौज में मंदिर के महंत फक्कड़गिरी बाबा की हत्या की गुत्थी सुलझी। गांव का ही एक दूसरा बाबा रामाधीन हत्या के आरोप में गिरफ्तार। मंदिर पर कब्जा करने के लिए चिमटे से गूंथ कर की थी हत्या। भिंड में मां बेटे की हत्या का राज खुला। पुलिस ने महिला के भतीजे को गिरफ्तार किया। 80,000 उधार मांगने पर ताई और चचेरे भाई की कर दी थी हत्या। यूपी के मैनपुरी में वीडियो की हत्या। भतीजे की शिकायत पर वीडियो की पत्नी गिरफ्तार। पत्नी पर अपने प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या कराने का आरोप। मेरठ के दहेली गेट इलाके में 2 ज्वेलरी शोरूम में चोरी। एक दुकान के चौकीदार ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शटर काटने और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। सभी आरोपी फरार।
शामली के एक अस्पताल को अवैध रूप से ब्लड बेचने के आरोप में सील किया गया। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने की छापेमारी। 4,000 रुपए प्रति यूनिट बेचा जा रहा था खून। नागपुर में पार्कों के अंदर टॉयलेट नहीं होने के मामले में पीएमओ की कार्रवाई। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को उचित कदम उठाने को कहा। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय कोलारकर ने पीएम मोदी को लिखा था खत। महिला वर्ल्ड कप की उपविजेता भारतीय टीम स्वदेश लौटी। मुंबई एयरपोर्ट पर हरमनप्रीत कौर समेत 9 खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। मिताली राज समेत बाकी खिलाड़ी कुछ देर बाद मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पांच मिनट में 25 खबरों के बाद आज सुबह की पहली और बड़ी खबर उस दर्दनाक हादसे की जिसमें मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मंगलवार सुबह एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम अब तक जारी है। बचाव कर्मियों ने लगभग 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए। इस बीच अस्पताल के मालिक और शिवसेना के नेता सुनील सिताब को हिरासत में ले लिया गया है। मौत का तूफान गुजरा है मुंबई के घाटकोपर से। इमारत जो मंगलवार की सुबह 10 बजे तक खड़ी थी वो गिर रही थी और लोग अपने घरों में थे। ये बिल्डिंग कुछ मिनटों में नहीं, कुछ सेकंड में भरभरा कर जमीन पर आ जाती है और दब जाते हैं वो लोग जो अपने घरों में जिंदगी को खूबसूरत बनाने के सपने बुन रहे थे। एक मौत, 2 मौत, 5 मौत, 10 मौत, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ती जा रही थी मुंबई के अस्पतालों की दीवारों से टकराती हुई घायलों की आवाज और उनके परिजनों की चीखें। और अभी हमारी एक बेटी है अंदर, वो नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मम्मी का अभी कुछ बोल नहीं सकते, मम्मी को अभी दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए। हमारे पूरे बिल्डिंग वाले बहुत अच्छे थे बेचारे। ससुर और छोटा सा 12 महीने का बच्चा। सास ससुर 60+ है, 60-70, और बेटा 1.5 साल का है। मिनट भर पहले मां की गोद में खिलखिला रहे बच्चे मर गए। मिनट भर पहले किचन में काम कर रही महिलाएं मर गई। मिनट भर पहले अखबार पढ़ रहे बुजुर्ग मर गए और मर गए वो लोग जो अपने घरों के कमरों में सुकून की सांस ले रहे थे। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीर है जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 मंजिला ये इमारत आज करीब सुबह 10:30 बजे के आसपास ढह गई थी। अभी तक जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है अब तक, और अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 10 बजे के करीब हादसा हुआ और आधे घंटे के बाद लोगों को बचाने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो लोग बाहर खड़े थे या फिर जो बचकर बाहर निकल पाए थे वो बता रहे थे कि किस फ्लैट में कितने लोग थे। अब इसे किस्मत का कनेक्शन कह लीजिए या फिर चमत्कार। दर्शन दोषी के पिता 9 घंटे बाद इस मलबे से बाहर निकले हैं, वो भी सुरक्षित। दर्शन अपने परिवार वालों से बात ही कर रहे थे कि हादसा हो गया। घर पहुंचने वाले दर्शन दोषी को सिर्फ मलबा दिखा, लेकिन 9 घंटे बाद मलबे के नीचे से मिस कॉल आया तो पिता राजेश दोषी को निकाल लिया गया। मैं पापा के साथ फोन पे ही बात कर रहा था, तभी हुआ। अभी ऑन द स्पॉट हुआ। पापा के साथ बात ही फोन पे ही बात चल रहा था। अच्छा, अभी हुआ 10:40 को। तो उसके बाद आप यहाँ पर 10:40 के बाद यहाँ पर आए और मलबे के नीचे दबे हुए थे वो। हाँ। तो आपको कब मालूम पड़ा कि वो सेफ है? पहली बार कब? अप्रोक्स 3-3:30 के 3-3:30 बजे के आसपास मालूम पड़ा। राजेश दोषी के बाहर आने पर ही पता चला कि और भी कई लोग नीचे दबे हैं जिनकी सांसें चल रही हैं। बगल वाले फ्लैट के लोग भी जिंदा हैं। फिर मशीन को छोड़कर हाथों से पत्थरों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात एक बच्ची को भी निकाल लिया गया और कई लोगों को भी। शाम होते होते तांता लग गया था संवेदना जाहिर करने वालों का।
सांसों की उम्र छोटी होती जा रही थी और संवेदना की बढ़ी। हादसे के बाद देर रात सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे रेस्क्यू का जायजा लेने, पीड़ित परिवार से मिलने और ये भरोसा दिलाने की हर बार की तरह इस बार सिर्फ जांच नहीं होगी बल्कि जो लोग इस हादसे के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। जो भी हो, अगर किसी के जानबूझकर कोई कार्रवाई करने से अगर ये बिल्डिंग नीचे आई है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऊपर मनुष्यवध का भी गुनाह दाखिल किया जाएगा और सरकार इसमें बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो लोग घायल हैं उनका भी इलाज किया जाएगा, जो लोग अभी बेघर हुए हैं उनको भी किस प्रकार से हम लोग एक प्रकार रिहेबिलिटेट कर पाए, इसका भी राज्य सरकार और बीएमसी हम मिलकर उसका भी विचार करेंगे। पता चला है कि 4 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक नर्सिंग होम चलता था। पिछले करीब 15 दिनों से वहां पर मरम्मत चल रही थी। फ्लैट्स आपस में मिलाने के लिए पिलर्स तोड़ दिए गए थे। पिलर्स टूटने की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई थी। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का दावा है कि बीएमसी को भी खबर थी कि इमारत में रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हॉस्पिटल का कामकाज चल रहा था, पूरी नीचे से पूरा बोखल कर दिया था ऊपर से। जो हॉस्पिटल वाला था उसके कारण ये दुर्घटना हुई है, तो इसके प्रति उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा भी कम है। इसके पीछे जो सीतब है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरी माँ की कातिल है वो। कोई 70-80 लोग रहते थे इस बिल्डिंग में। जिस वक्त हादसा हुआ अनुमान है 30-40 लोग होंगे। सबके सब एक झटके में बिल्डिंग के नीचे चले गए। 20 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन फिर सवाल वही है, बीएमसी को क्यों नहीं जानकारी थी कि क्या हो रहा है? किसकी इजाजत से सुनील शीतप निर्माण करा रहा था? बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से इजाजत क्यों नहीं ली गई? क्या सुनील शीतप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा? सुनील शीतप जो हैं, उनकी पत्नी स्वाति शीतप साल 2017 में यानी फरवरी महीने में जो नगर सेवक का चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना की तरफ से वो इस इलाके की कैंडिडेट थी, लेकिन वो हार गई। शिवसेना का इस इलाके का एक बड़ा नेता माना जाता है सुनील शीतप। साथ ही प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, भूमाफिया के तौर पर काम करने का उसका रिकॉर्ड रहा है। यही वजह है कि पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद सुनील शीतप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इतने लोगों की मौत महज एक हादसा या आंकड़ा नहीं, ये कत्ल की कहानी है। हम जानते हैं मुंबई में हजारों ऐसी इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन इस हादसे के बाद कोई सुधार नहीं होगा। सो जाएंगे सारे हाकिम और इंतजार किया जाएगा अगले हादसे का। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर लिया। आज शब्बीर शाह को दिल्ली लाया जा सकता है। एनआईए ने अलगाववादी नेता शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। एनआईए शाह से मनी लॉन्ड्रिंग केस और आतंकी फंडिंग को लेकर पूछताछ करेगी। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए करेगी पूछताछ। आतंक के मददगारों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मंगलवार की रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर शाह को 1 दशक से भी ज्यादा पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस में श्रीनगर से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आज शब्बीर शाह को दिल्ली लाकर अदालत में पेश किया जा सकता है। एनआईए शब्बीर शाह से आतंकी फंडिंग केस में पूछताछ भी कर सकती है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ इसी महीने गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। ईडी के कई बार समन भेजने के बाद भी शाह जब पेश नहीं हुआ तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। आपको बता दें कि 26 अगस्त 2005 में हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त वानी के पास से 63 लाख रुपए मिले थे। वानी के पास ये रकम हवाला के जरिए मध्य एशिया से पहुंची थी। वानी के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए थे।
पूछताछ में वानी ने कबूला कि 63 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए शब्बीर शाह को देने थे, जबकि 10 लाख रुपए श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के कमांडर अबू बकर को देने थे। पूछताछ में असलम वानी ने कहा कि बाकी बचे पैसे उसका कमीशन था। असलम वानी ने यह भी कबूला था कि उसने शब्बीर शाह और उसके रिश्तेदारों को कुछ सालों में 2.25 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं समन के बावजूद पेश होने के सवाल पर शब्बीर शाह ने अपनी सफाई में कहा था कि उसे पिछले 3 साल में घर में गिरफ्तार कर रखा गया और उसके वकील ईडी के सामने हर तारीख पर पेश हो रहे हैं। आपको बता दें कि हुर्रियत के 7 अलगाववादी नेताओं को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। 7 नेताओं का पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग से सीधा संबंध पाया गया था। टेरर फंडिंग में हुर्रियत से जुड़े इन 7 अलगाववादी नेताओं को 10 दिन के एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ हुर्रियत ने कश्मीर में मंगलवार को बंद का ऐलान किया था, लेकिन कश्मीर के लोगों ने बंद को भी बेअसर कर दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम मुंबई पहुंच गई है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात करीब 2:30 बजे टीम इंडिया की 8 खिलाड़ियों का पहला बैच इंग्लैंड से वापस आया। हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, सुषमा वर्मा, स्मृति मंधाना, सिक्का पांडे, पूनम राउत और दीप्ति शर्मा का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। टीम इंडिया बेशक वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रही हो, लेकिन उपविजेता बनकर लौटी टीम ने सबका दिल जीत लिया। एयरपोर्ट पर महिला टीम के फैंस भारी संख्या में फूल माला और मिठाइयां लेकर मौजूद थे। जैसे ही टीम बाहर निकली, फैंस ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अपने शानदार प्रदर्शन से वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय करने वाली इस टीम को फैंस ने हाथों हाथ लिया। लोग इस कदर उत्साहित थे कि सारे सुरक्षा इंतजाम टूट गए। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मुश्किल से खिलाड़ियों को बस में बिठाया। 2005 के बाद दूसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी वर्ल्ड कप में पहुंची थी और अब आप देखें मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस कदर इन महिला खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। फूल माला, मिठाई, पेड़े। कोशिश ये है जैसे वर्ल्ड कप जीत के आई हो और ये जश्न का महिलाएं झूलन कुमार जो कि सबसे सीनियर मोस्ट बॉलर है वो, और सारे क्रिकेट प्रेमी हर व्यक्ति एक झलक पाना चाहता है। जबकि ये टीम फाइनल जीतकर नहीं बल्कि विजेता बनकर लौटी है, लेकिन लोगों के उत्साह में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सभी लोग आप देखें पूरे एयरपोर्ट का नजारा, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई एक झलक पा लेना चाहता है अपने इन प्लेयर्स का, जो कि एक इतिहास रच के आए हैं 2005 के बाद। अब हम विश्व कप के फाइनल में थे, विजेता बन के लौटे, बावजूद इसके लोगों का उत्साह चरम पर है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ सुधीर शुक्ला, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस में महिला खिलाड़ियों को होटल लाया गया। होटल में इंडिया टीवी संवाददाता ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर से बातचीत की। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन आपने सोचा था कि इस तरीके से आपका स्वागत किया जाएगा इंडिया में? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अच्छा लग रहा है जिस तरह से सबने स्वागत करा और सबने इतना चेयरअप करा, अच्छा फील हो रहा है। अफसोस हुआ? हाँ, अफसोस ऑफकोर्स अफसोस है। इतना क्लोज मैच था, हम एक बार ऐसा हुआ था कि जीत सकते थे, लेकिन लास्ट में जैसे एकदम से बैटिंग क्लैप्स हो गया, तो अभी अफसोस भी हो रहा है कि जीत के आते तो और भी अच्छा लगता। और ये भी लगा कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और काफ़ी सराहना आपकी की गई, और आप जो है आपकी जो कंपैरिजन अभी विराट कोहली के साथ होने लगी है। विराट कोहली के साथ तो मैं अपना कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन लाइक जैसे परफॉर्म करा और लोगों ने अप्रिशिएट करा, बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए। आगे क्या? आगे बस अभी जैसे अभी इतना सारा लोगों ने सपोर्ट करा, ऐसे अभी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और ऐसे ही इंडिया का नाम रोशन करते रहेंगे।
हनीफ, ये बताइए कि अब आप जाएगी पंजाब, तो उसमें तो वहाँ बहुत बड़े स्वागत की तैयारियाँ चल रही हैं। आगे का प्लान क्या होगा? क्या अभी तक आपको कोई मैरिज के लिए किसी ने प्रपोजल दिया क्या व्हाट्सएप वगैरह पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज पूरा फोकस क्रिकेट पे रहेगा, क्योंकि क्रिकेट की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन आगे बस यही प्लान है, आगे जो भी टूर्नामेंट आ रहे हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँ। फाइनल मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाली पूनम राउत का कहना है कि आखिरी 5 ओवर में नतीजा बदल गया। पूनम फाइनल मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाई। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पूनम खुश नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अच्छे प्रदर्शन के लिए सबने काफी मेहनत की। पूनम राउत इस वक्त हमारे साथ है। पूनम, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा फाइनल में आपका। यस, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी अच्छी फाइट करी, लेकिन 95 ओवर शायद हमने अच्छा क्रिकेट खेला था। आखिरी के 5 ओवर हमारे साइड से नहीं थे, लेकिन इट हैपन्स, इट्स अ क्रिकेट, सो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ और रिजल्ट हमारी तरफ से नहीं आया। पूनम, हाँ, आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे, जैसे ही आप आउट हुए काफ़ी मायूस हो गए आप। हाँ, क्योंकि इतना अच्छा गेम पास में लाने के बाद अगर हम 9 रन से हारते तो ऑब्वियस बहुत दुख होता है। और उस टाइम मतलब बहुत ही हम दुखी हो गए थे, क्योंकि इतना पास लाकर अगर हम हार जाते, और सब हमारी टीम का पूरा सपना था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है कैसे भी करके, तो वो हो नहीं पाया। तो इतनी तैयारियां हुई थी वर्ल्ड कप जीतने के लिए? काफ़ी तैयारियां हुई थी। लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग इस वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसे कि सपोर्ट स्टाफ हमारा बहुत ही पॉजिटिव था, कोच से लेके मैनेजर, फील्डिंग कोच हमें बीसीसीआई ने अपॉइंट करा था, बिजू जॉर्ज, और स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, फिजियो, सारे हमारे साथ। मतलब जो सपोर्ट स्टाफ था वो बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट्स था सबका। शायद उनकी जो मेहनत थी, शायद हम लोग उसी के वजह से पूरी पीरियड तक हम लोग कॉन्फिडेंट रहे और स्ट्रांग रहे। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑल गर्ल्स एंड सपोर्ट स्टाफ। तुम्हारे आउट होते ही बैटिंग लाइन कॉलअप्स हुई, क्या टेंशन में आ गई थी टीम इंडिया? टेंशन में आई थिंक मेरी विकेट बहुत क्रूशियल थी। जैसे मिताली और मेरी पार्टनरशिप अच्छी हो रही थी, पहला विकेट भी जल्दी गया था, लेकिन उसके बाद मेरी और मिताली की पार्टनरशिप होने के बाद थोड़ा सा गेम में आ गए थे हम लोग। लेकिन मिताली दी जैसे रन आउट हो गए, तो लेकिन उसके बाद भी हमने कमबैक करा था अच्छे से। और मेरी और हरमन की यही कोशिश थी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पे रुके। और जैसे कि हरमन खेल रही थी, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी वर्ल्ड कप में, उसने सेमीफाइनल में भी इतना अच्छा खेला था। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम लोग टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन वो हरमन और सबका विकेट क्रूशल था। जैसे चेजिंग में हर एक विकेट क्रूशल होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टनरशिप वहाँ पर ब्रेक हो गई, और मेरे विकेट के बाद भी पीछे वाले बैट्समैन पे प्रेशर आ गया। तो शायद उसी के वजह से, मतलब प्रेशर के वजह से ही हमारी कोलैप्स हो गई बैटिंग लाइन। हमसे बात करने धन्यवाद। तो ये थी पूनम राउत जो बता रही थी किस तरीके से उसके आउट होते ही जो है टीम इंडिया पे काफ़ी प्रेशर आ गया था। प्रीति सोमपुरा, इंडिया टीवी, मुंबई।